आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक प्रोग्राम रखा हुआ था। एक्चुअली क्या था, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आज असम की राजधानी गुवाहाटी में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी समीक्षा हुई, संगठन की समीक्षा हुई। हम लोग भी क्या तैयारी है, यहाँ पिछले 5-7 साल से उलेमा काउंसिल रेगुलरली काम कर रही है एक्टिव होकर ग्राउंड लेवल पे। तो चुनाव में हमारी भागीदारी कैसे रहेगी, संगठन के लोगों से इस पर समीक्षा थी। उसी के साथ साथ आज कई दलों के लोगों ने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की सदस्यता ग्रहण की, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को ज्वाइन किया, जिसमें AIBF के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, AJP के लोग थे। तो एक बहुत अच्छा सम्मेलन रहा। और उसके बाद जो असम की मौजूदा राजनीति है उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से मुसलमानों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है लगातार। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर से लेकर भाजपा के तमाम मंत्रियों नेताओं के द्वारा जो कि सत्ता में है, और इसकी एक ही वजह समझ में आती है, जो भाजपा की पूरे देश में शैली रही है कि जब वो सरकार में आने से पहले जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। आज आसाम में बेरोजगारी चरम पर है, युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, महंगाई चरम पे है, हर एक नागरिक आसाम का महंगाई से पीड़ित है। फ्लड आया हुआ है पूरे असम में, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। आप स्पेशल पैकेज ला सकते थे। असम में दूसरी बार राज्य में आपकी लगातार सरकार बनी है, पर आपने असम की जो बुनियादी मुद्दे हैं, मूलभूत समस्या, उनके लिए भाजपा की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार सीरियस ही नहीं है। इसलिए उनके पास कोई निदान नहीं है समस्याओं का। ऐसे हालात में जब जनता में रोष पैदा होता है, जनता में गुस्सा पैदा होता है, तो जो भाजपा का एक हथियार है कि वो सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, वो छोड़ देते हैं। कभी वो मुसलमानों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब्जी मियाँ की वजह से महंगी है, कभी वो लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी वो फ्लड जिहाद की बात करते हैं, कभी वो फर्टिलाइजर जिहाद की बात करते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? आप संवैधानिक पद पे हैं, उस पद की एक मर्यादा है। बड़े बड़े असम के महानुभूतियों ने इस पद की गरिमा बढ़ाई चीफ मिनिस्टर रहते हुए। आज आपको सत्ता दी है जनता ने, तो आप हाकिम बन गए, आप डिक्टेटर बन गए। आपको ये सवाल देखना चाहिए कि आप मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री, आप हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री, आप ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री, और ट्राइबल आदिवासियों के भी मुख्यमंत्री। आपके लिए आपके राज्य का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक असम का एक बराबर होना चाहिए। और आपकी शैली, आपका वक्तव्य, आपकी कार्यप्रणाली भी बिना किसी भेदभाव के लिए सबके बराबरी से होनी चाहिए। आने वाला चुनाव में आपका क्या पार्टी से उम्मीदवार उतरेंगे, कितना उतरेंगे? देखिए, हम तैयारी में, आज जो समीक्षा बैठक में हमारे सामने आया उसमें ये है कि हम 5 से 8 सीट अपने बलबूते पे, हमारा संगठन का ढांचा वहाँ तैयार है, और हम लोग 5 से 8 लोकसभा सीटें असम में लड़ सकते हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं। पर साथ ही साथ हमारी एक बुनियादी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगली चुनाव में दिल्ली की सत्ता से बाहर बैठाना है, क्योंकि देश का हर एक नागरिक आज प्रताड़ित हो चुका है भाजपा के कुशासन से। इसलिए हमारी कोशिश ये भी है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो सामान्य विचारधारा की पार्टी है, उनको साथ लेकर चला जाए। अगर एक अलायंस बनता है, हम उस अलायंस का हिस्सा होते हैं, तो अच्छी बात है। फिर देखेंगे, सीट बंटवारे पे बात होगी। अदरवाइज हम आज की तारीख में 5 से 8 सीट लड़ने के लिए अपने बलबूते पे तैयार हैं। असम का गठबंधन में आप लोग को क्यों नहीं शामिल किया गया? किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? असम में जो हर दल जो विरोधी इंडिया जो बना है, कांग्रेस इंडिया, असम के मैं बात अगर करूँ हाँ। तो जो भारत इसमें भी पॉलिटिकल पार्टी जो अगेंस्ट जो पार्टियां है, तो इसका हाँ, गठबंधन नहीं उनका हुआ है। गठबंधन तो इस देखिए- पर आपको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? देखिए, इस संबंध में तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो असम के सभापति हैं मौलाना रजब रहमान साहब, आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि उनको ये अथॉरिटी सेंट्रल कमेटी से मिली हुई है कि असम के लेवल पे जो भी गठबंधन की बात करनी है आप करेंगे, उसका जवाब तो वो बेहतर दे पाएंगे। तो इंडिया का जो गठबंधन अभी हुआ है, इसमें आप लोग शामिल है कि नहीं? ये इंडिया गठबंधन में हमारे, जैसा कि हमने कहा, बातचीत तो चल रही है हम लोगों की। जी। और एक सवाल बहुत ज़रूरी ये भी उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो तो मुसलमानों को अलग कर ही रही है, वो एक मैसेज खुलेआम दे रही है कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, मियाँ की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष में बैठी हुई है, वो भी इंडिया में आप देखिए कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाला दल नहीं है। कुछ कश्मीरी दलों को छोड़ दें जहाँ पे मुसलमानों की राजनीतिक दल है, तो अगर आप देखें, सिवाय कश्मीर की पार्टी को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाले दल को इंडिया में शामिल नहीं किया गया। तो क्या कांग्रेस और उनका जो ये इंडिया वाला अलायंस है, वो भी ये मैसेज देना चाहता है इनडायरेक्टली कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है? या तो कांग्रेस इस पर अपना वक्तव्य स्पष्ट करे कि भाई, भाजपा की तरह हम भी मुसलमानों के बिना इस देश की राजनीति करना चाहते हैं, हम भी उन्हें द्वैत दर्जे के नागरिक मानते हैं, तो ठीक है, मुसलमान उस हिसाब से करेगा। अदरवाइज कांग्रेस को इस बारे में सोचना होगा कि अगर इंडिया, तो बिना मुसलमानों के इंडिया कैसा? तो यहाँ तो जो कांग्रेस का जिसको बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो एक इस धर्मनिरपेक्ष दल अगर भारत में है तो एक कांग्रेस को ही माना जाता है, तो वही। देखिए, सेक्युलरिज्म किसी एक दल का इस पे कोई वो नहीं है, किसी जिम्मेदारी ना किसी एक दल का ठेका है। सेक्युलरिज्म, भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर है, भारत का जो लोकतंत्र है वो सेक्युलर है, भारत के विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और सेक्युलर राष्ट्र है।
तो ये हमारा संविधान सेकुलर है। आप वो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, जिस पद पे, जिस संविधान की उन्होंने शपथ खाई, वो भी सेकुलर है। तो ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस सेकुलर है, अगर कांग्रेस सेकुलर है तो बताए कि मुसलमान उनके इंडिया अलायंस में क्यों नहीं है, या फिर वो ऐसे इंडिया का ख्वाब भाजपा की तरह वो भी देखते हैं जिस इंडिया में मुसलमान है ही नहीं। मतलब आप भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं? अभी हमने आपसे कहा कि हमारे यहाँ जो बुनियादी हमारा वो प्रायोरिटी ये है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लोगों से हमारी वार्तालाप हो रही है। अगर उन्हें लगता है वो साथ आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुसलमान इस देश का, इस प्रदेश का मुसलमान सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है। वो अपनी राजनीति और अपनी राजनीतिक दशा और दिशा खुद तय करने के लिए तैयार है। तो हम आखिरी सवाल एक पूछते हो, क्या अभी असम में कितना उम्मीद है आपको, जो आपका जो दल है ये उभर के आ पाएंगे? देखिए, हमने जैसे आपसे कहा कि पिछले 7 सालों से हम असम में काम कर रहे हैं। हमने बुनियादी समस्याओं पे काम किया, फ्लड रिलीफ का काम किया, बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। तो हमें एक अच्छा जन आंदोलन, आज जब प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं, हर दल के लोग अगर कहीं ना कहीं असम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों के दिलों तक पहुँच गए हैं। तो कई दलों के लोगों ने आज हमारी सदस्यता ली, हमारे दल की। तो मुझे उम्मीद है कि जनता का हमें सहयोग रहेगा, और जनता का अगर सहयोग रहा तो ये जन आंदोलन बनेगा, जो कि सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर हम उतरते हैं, अपने दम पे भी उतरते हैं, तो जन सहयोग प्राप्त होगा। मणिपुर के बारे में क्या बताएंगे जो हुआ है अभी तक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ हूँ। यहाँ एक नेडा है जिसे हमारे मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट के नेडा को वो चीफ हैं उसके, नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब आप सोचिए कि मणिपुर की जो घटना है और एक वायरल वीडियो, जो एक बेटी, वो देश की बेटी थी, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी राज्य की बेटी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। और इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे पे चले आ रहे हैं, बात करते हैं बेटियों को बचाने की। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री का बयान क्या था, एक फॉर्मेलिटी, और उसके बाद वो लगातार सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ, वहाँ बंगाल में ये होता है, झारखंड में ये हो रहा। प्रधानमंत्री सदन के पटल पे खड़े होकर कहते हैं कि झारखंड में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। तो ये वॉट अबाउटरी कब तक चलेगी? आप बेटी इस देश में, बेटी इस देश का भविष्य, बेटी से ही हम सब पैदा होते हैं, बेटी से ये देश हम भारत माता कहते हैं, हम जय आई असम कहते हैं। तो जब माँ का दर्जा आपने दे रखा है इस मातृभूमि को, तो वो बेटी जिससे सब कुछ है, उस बेटी की रक्षा के लिए भी वॉट अबाउटरी करनी पड़ेगी आपको इधर उधर राजस्थान। हमें तो शर्मिंदा, एज अ राष्ट्र हम शर्मिंदा हैं। पूरे देश की जग हंसाई हुई पूरी दुनिया में हमारी 2 बेटियों को, उस पर क्या गुजरती हुई, अगर 1 मिनट के लिए आप सोच लिए तो मेरी आवाज़ काँप जाती है, मेरे बदन, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब की बेटियां हैं, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ, किसी के साथ भी हो सकता है। इस पर तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो राष्ट्रपति महोदय, जो कि खुद एक महिला है, उन्हें अपना पावर इस्तेमाल करते हुए भंग कर देना चाहिए था वहाँ की विधानसभा को। पर अफसोस, यही तो है कुशासन, यही तो है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और संविधान जो देश का सबसे बड़ा है, जो सर्वप्रिय है, जो सर्वोपरि है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकार द्वारा और भाजपा द्वारा। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ওলমা কাউন্সিলৰ আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে, কি ক'ব? চাওক, আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ওলমা কাউন্সিল চমুকৈ REC দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগা, বিভিন্ন জিলাৰ, বিভিন্ন এলেকাৰ কিছুমান কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ ওচৰত যোগদান কৰিবলৈ বহুত মানুহ মানে আগবাঢ়ি আহিছিলে। মানে কংগ্ৰেছ দল, UDF দল, বহুত মানে সংগঠনৰ পৰাও কিছুমান মানুহ আগবাঢ়ি আহিছিল। তেওঁলোকৰ মানে আশা আছিল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত যোগদান কৰিবলৈ কাৰণে। যিহেতু আজিৰ এই সভাত আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ এডভোকেট তালহাৰ আছাদী চাহাব আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী মহম্মদ নছিম চাহাব, তেওঁলোকৰ সন্মুখতে, তেওঁলোকৰ হাততে আজি প্ৰায় 32জনমান মানুহ আমাৰ আজি যোগদান কাৰ্যসূচীত আগবাঢ়ি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে দলত যোগদান কৰিছে। আগন্তুক সময়ত আপোনালোকৰ মানে কি ধৰণে আপোনালোকে? চাওক, ৰাষ্ট্ৰীয় ওলমা কাউন্সিল বিগত 5 বছৰ ধৰি অসমত কাম কৰি আছে। অসমত এতিয়ালৈকে আমাৰ 12খন জিলাত আমাৰ পৌৰ সমিতি আছে, আৰু টোটেল আৰু লগভগ 20খন জিলাতে আমাৰ কাম চলি আছে। তো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি দলীয় কাম আগবঢ়াই নি আছোঁ। আমাৰ দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ কাৰণে আমি অহৰহৰ চেষ্টা চলাই আছোঁ। বিগত 3 মাহমান আমি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ, আৰু আমি আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেক মাহতে এটা জিলাত আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিম। যিহেতু আমি কমচে কম 8টা ছিটত প্ৰাৰ্থিতা আগবঢ়াবলৈ কাৰণে আমি আজি বিবেচনা কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত। গতিকে সেইমৰ্মে আমাৰ দলটো অতি সোনকালে শক্তিশালী হ'ব লাগে, আৰু তেওঁৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু অসমৰ যিটো গঠবন্ধনত আপোনালোকে কিয় মানে? চাওক, অসমত যিটো গঠবন্ধন তেওঁলোকে কৰিছে 12টা দলে, গতিকে আমাক তেওঁলোকে মাথা নাই।
আমাক বুলি নহয়, কোনো মুছলমান দলকো, মুছলমান মানুহে নেতৃত্ব লোৱা কোনো দলকো তেনেকুৱা মাতা নাই তেওঁলোকে, বা অন্যান্য ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ইণ্ডিয়া বুলি তেওঁলোকে যিটো গঠবন্ধন আছে তাকো বহুত এনেকুৱা মানে আপোনাৰ 100ৰো অধিক দল আছে যিসকলৰ মুছলমান লিডাৰ নেতৃত্ব লৈ আছে, তেওঁলোককো তেওঁলোকে মাতা নাই। আগন্তুক দিনত কি হয় চাওঁ, কি কৰা যায়। এতিয়া অসমত তেওঁলোকে যদি গঠবন্ধনত কিবা চিন্তা কৰে, মাতে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব চিন্তা কৰিব, আৰু নামাতিলে আমি অকলে 8টা চিটত কেণ্ডিডেট দিব পৰা আমাৰ কেপাচিটি আছে। আটটা ক'ত ক'ত দিম বুলি ভাবিছে? আমি ধুবুৰী, বৰপেটা, আমি নগাঁও, কলিয়াবৰ, আপোনাৰ তেজপুৰ, লখিমপুৰ, মংগলদৈ, কৰিমগঞ্জ এইবোৰ চিটত আমি কেণ্ডিডেট হ'ম। কিন্তু এতিয়া প্ৰচাৰ কিছুমান ওলাইছে যে আপোনালোকে কেৱল ভোট নষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই নিৰ্বাচন আগে আগে আপোনালোকৰ যিটো আবিৰ্ভাৱ হয়, কি ক'ব আপুনি? চাওক, এইবিলাকতো কোৱা কথাহে। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলে আপোনালোকে জানে বিগত 5 বছৰ ধৰি দিনে নিশাই আমি কাম কৰি আছোঁ। সদায় মজলুমৰ লগত আমি আছোঁ। য'ত মানে বেইনচাফি হৈ আছে, আমি ইনচাফৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। য'তে মানে আপোনাৰ অন্যায় অত্যাচাৰ হৈছে তাতে আমি মাত মাতি আছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিলে আমি অলৰেডি ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলত আজিৰ পৰা নহয়, 2012 চনত জন্ম লোৱা দলটো আমি অসমত 5 বছৰ হৈ গ'ল আনিছোঁ। 2019ৰ পৰা মই কণ্টিনিউ অসমত কাম কৰি আছোঁ, আৰু কণ্টিনিউ গাঁৱে ভূঞে চহৰে গোটেই এলেকাত গৈছোঁ, প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। কিন্তু ইলেকশ্যন আগমুহূৰ্তত যদি কোনোবাই কিবা কয়, আমাৰতো ক'বলগীয়া একো নাই। ৰাইজে আমাক নিশ্চয় আঁকোৱালি লৈছে, আৰু আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াম। কাৰোবাৰ কথাত আমি কাণ নিদিওঁ। কিমান বিশ্বাসী যে আপোনালোকে জয় হ'ব পাৰিব? চাওক, জয়ী হোৱা নোহোৱা এইটো ৰাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ৰাইজে কিমানটো আমাক আঁকোৱালি লয়, কিমানটো নলয়। 2021ত যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলোঁ, আমাক ৰাইজে যথেষ্ট আমাক সন্মান দিছিলে। আমাক ৰাইজে অসন্মান কৰা নাই, যথেষ্ট ভোট দিছিলে আমাক।